कभी आप लोग इस पर विचार करिएगा। 5 करोड़ केस हिंदुस्तान में पेंडिंग है। कभी कभी ये मैं हर आदमी, लॉ का हर स्टूडेंट, हर जज, हर एडवोकेट, हर जूरिस्ट कभी भी भाषण देने खड़ा होगा, बस यहीं से शुरू करेगा। हिंदुस्तान की लीगल सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या है 5 करोड़ केस पेंडिंग है। एक एक केस 20-20 साल, 25-25 साल में डिसाइड हो रहा है। बाप जो है वो मुकदमा दाखिल करेगा और वो मर जाएगा और फैसला बेटे को मिलेगा। मेरे घर में किसी सदस्य का मर्डर आज होगा और फैसला जो है 25 साल बाद आएगा। मैं क्या करूंगा उस फैसले को लेकर के? मेरा रेप आज होगा और फैसला जो है 15 साल बाद आएगा। मैं 15 साल जलालत में जीऊंगा और 15 साल बाद अगर किसी को अगर 10 साल 15 साल की सजा हो ही जाए तो उससे मुझे क्या मतलब है? सबसे करप्ट पुलिस डिपार्टमेंट है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, फिर उसके बाद अदालतों का नंबर आता है। कचहरी में सबसे ज्यादा करप्शन है। जज साहब के बगल में ही बैठ करके उसका मुंशी जो है 25-25 रुपए, 50-50 रुपए लेता है, तब डेट देता है। बिना पैसा लिए डेट देता ही नहीं है। तो जज साहब के बगल में ही बैठा हुआ हिंदुस्तान का हर मुंशी पैसा ले रहा है डेट देने के लिए। आपको वहां न्याय मिलेगा? अकेले सुप्रीम कोर्ट, आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी बात कहते हैं और मैं सुप्रीम कोर्ट का जो योगदान है मैं उसका बहुत बड़ा मुरीद हूं। मैं पढ़ाता भी हूं उसके योगदान को लेकर के। हमारे एक प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी साहब हुए, लॉ के बहुत बड़े लीजेंड हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर हैं, बड़े प्रोग्रेसिव हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं थोड़ा। उन्होंने ये लिखा है अपनी राइटिंग्स में कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कोर्ट इन द होल वर्ल्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उनका एनालिसिस है, मैं भी एग्री करता हूं, स्ट्रॉन्गेस्ट कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर नहीं है या इतनी वो पावरफुल नहीं है वहां की सोशल लाइफ में जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है। इंग्लैंड की भी सुप्रीम कोर्ट इतनी पावरफुल नहीं है। पूरे दुनिया की कोई सुप्रीम कोर्ट इतनी पावरफुल नहीं है जितनी हमारी सुप्रीम कोर्ट है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट में 70,000 केस पेंडिंग है। एक बार डॉक्टर अंबेडकर से पूछा गया कि आप बताइए, आप ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, आप बताइए कि संविधान में सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत आर्टिकल कौन सी है जो आपको बड़ी खूबसूरत लगती हो? उन्होंने कहा आर्टिकल 32। पूछा गया क्यों? तो उन्होंने कहा देखिए, भारत के संविधान में पार्ट 3 है, उसमें हमने इतने तरीके के फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, राइट टू रिलीजन, राइट टू माइनॉरिटीज। हमने सारे फंडामेंटल राइट दिए, लेकिन राइट्स का कोई मतलब नहीं है अगर उसको इंप्लीमेंट करने का इफेक्टिव मैकेनिज्म ना दिया जाए। तो वो हमने आर्टिकल 32 में दिया है। और आर्टिकल 32 में हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है कि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट में, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, उसको अपने हाई कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं है। पटना का आदमी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसको पटना हाई कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत में डायरेक्ट जा सकता है। किस बात के लिए? कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, चाहे वो डीएम ने किया हो, चाहे पुलिस ने किया हो, चाहे तहसीलदार ने किया हो, या मोदी गवर्नमेंट ने किया हो। आप उसके खिलाफ जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपको रेमेडी देगी। और वहां तो यह तक लिखा हुआ है, अनुच्छेद 13 को हम पढ़ें जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू दिया गया है, और अनुच्छेद 32 को मिला करके पढ़ें
तो हमारी सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ी पावर संविधान देता है, और वो ये है कि हमारी कोई भी, अभी झा साहब बात कर रहे थे राज्यसभा ऐसी होनी चाहिए, विधान परिषद ऐसा होना चाहिए। मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि मैं उनकी कुछ बातों से एग्री नहीं करता हूं। आप कह रहे हैं कि ट्रेड यूनियन के लोगों को बैठा दीजिए, डॉक्टर्स को बैठा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, और मैं क्यों नहीं एग्री करता हूं, अगर मुझे शायद समय परमिट करेगा तो मैं उसको एक्सप्लेन भी करूं। तो अनुच्छेद 13 में हमारी न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट्स को क्या पावर है? डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है जो मौलिक अधिकारों के विरोध में है, तो उसको कोई भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य, वॉइड घोषित कर सकता है, इलीगल घोषित कर सकता है। अर्थात अगर बिहार सरकार की विधानसभा ने कोई कानून पारित किया, मोदी गवर्नमेंट ने कोई कानून पारित किया संसद से, और अगर हमारे वो किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, तो कोई भी हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी उसको अवैध, शून्य घोषित कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? उस लॉ का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि वो लॉ जैसे बनाया ही नहीं गया है। व्हाट अ वंडरफुल प्रोविजन। आप कहेंगे कि देश की संसद 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि अगर संसद ने भी कोई ऐसा कानून बनाया है जो कि समता, स्वतंत्रता, जीवन जीवन और धर्म का मूलाधिकार अगर उसके विरुद्ध है, उसको छीनता है, तो उसको जिस सीमा तक छीनता है उस सीमा तक शून्य घोषित किया जा सकता है, असंगत घोषित किया जा सकता है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 ये मेरे आइडियल प्रोविजंस हैं। अगर ये ना हो तो मौलिक अधिकारों को देने का कोई फायदा नहीं है। अधिकार दें, और अगर उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन ना हो, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई मैकेनिज्म ना हो, कोई संस्था ना हो, तो अधिकार बेकार है, हाथी के दांत दिखाने वाले। लेकिन बहुत सालों तक पढ़ाने के बाद पिछले 3-4 सालों में मेरे मन के अंदर कुछ शक पैदा होने लगे, और जब मैंने ध्यान से विचार किया तो मैंने पाया कि अनुच्छेद 32 केवल एक झुनझुना है। क्यों? 70,000 केस पेंडिंग हैं भाई सुप्रीम कोर्ट में अकेले, और पूरे देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला नहीं हो पा रहा है, 10-10 साल, 15-15 साल, और फैसला मिल किसको रहा है? फैसला केवल अमीर लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, जिनके पास संसाधन हैं, जो दिल्ली जा सकते हैं, मुकदमा लड़ सकते हैं, कपिल सिब्बल को 3 लाख रुपए पर डे की दर से फीस दे सकते हैं, वे लोग सुप्रीम कोर्ट में जीत रहे हैं मुकदमा। मैं और डॉक्टर अब्दुल्ला और झा साहब कभी हम ख्वाब में भी ना सोचें कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मुकदमा करेंगे, और हमारा मुकदमा लड़ेगा कौन? हम इस काबिल हैं कि 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए रिट पिटीशन फाइल करने के लिए देंगे, और पर हियरिंग जो है 20,000, 25,000, और कपिल सिब्बल को चाहेंगे तो वो 1 लाख मांगेगा एक हियरिंग का। आप दे पाएंगे? और सुप्रीम कोर्ट में 40-50 सीनियर वकील हैं, उन्हीं की चलती है, पूरी मोनोपोली है सुप्रीम कोर्ट में। वो जो चाहते हैं वही होता है वहां पे, ये अंदर की बात है। नहीं, कोई बेवकूफ नहीं है कि कपिल सिब्बल को 3 लाख रुपए वो पर डे के हिसाब से पेमेंट करेगा, या किसी भी बड़े, इसके पहले वो अरुण जेटली भी थे बीजेपी के, उनको भी 2.5-3 लाख रुपए पर डे मिलता था।
एक-एक कंपनी की तरफ से। ऐसे 15-20 वकील हैं जो 2 लाख 3 लाख रुपए पर डे के हिसाब से लेते हैं। जितनी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तनख्वाह है 3 सवा 3 लाख रुपए, उतना तो 1 घंटे में कपिल सिब्बल की फीस है, 1 घंटे की, पूरे दिन की नहीं, 1 घंटे की। और आज 16-16 कॉलेजेस हैं। हमारे भी सारे स्टूडेंट, बीएचयू के सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि हम पढ़ने के बाद में कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाएं। आज कम से कम हिंदुस्तान में 50-60 बड़ी-बड़ी लीगल फर्म्स बनी हुई हैं, और सारी लीगल फर्म बहुत बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की हैं या बड़े-बड़े वकीलों की हैं। वे सब जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट का, बड़े-बड़े लोगों का मुकदमा लेती हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का मुकदमा लेती हैं और जीतती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, हम रिपब्लिकनिज्म, डेमोक्रेसी, तो हिंदुस्तान में देखिए डेमोक्रेसी का मतलब होता है, और मैं अब आपको क्या बताऊंगा डेमोक्रेसी का मतलब, क्योंकि आपका तो संगठन ही डेमोक्रेसी के लिए बना हुआ है, वर्ड डेमोक्रेसी। लेकिन हाँ, मैं ये दोहराना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी का मतलब है एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना, आर्गुमेंट को सुनना। अरे भाई, कम से कम सुनो तो, दूसरे की बात को सुनो तो। यहां तो लोग इतने इंटॉलरेंट हैं कि हम आपको सुनेंगे ही नहीं, हम आपको बोलने ही नहीं देंगे। जब आप किसी को सुनेंगे ही नहीं, उसके व्यू पॉइंट को समझेंगे कैसे? और सुनने के लिए टॉलरेंस होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, एकमोडेटिव माइंडसेट होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। एक दूसरे को हम समान तो माने, हम तो एक दूसरे को समान मानते ही नहीं है। हम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं, मेरी जाति बड़ी है, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा क्षेत्र बड़ा है, मेरा जेंडर बड़ा है, अपने आगे मेरे किसी की औकात ही नहीं हम समझते हैं, तो हम सुनेंगे ही नहीं किसी की। न तो पार्टी के ना तो पार्टी के फोरम पे सुनेंगे, ना विधानसभा और लोकसभा में सुनेंगे। तो डेमोक्रेसी कहां है? डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि हम आपस में विचार विमर्श करके आगे बढ़ें। ये है डेमोक्रेसी। और